हम करते हैं चिंता सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। कोरोना ने खड़ी की है एक चुनौती सारे विश्व के सामने, भारत के सामने। हृदय रोग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों के कारण जिनकी रोग प्रतिबंधक शक्ति कम हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का खतरा अत्यधिक पाया गया है। इसीलिए माधवबाग के हॉस्पिटल्स कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में अपने रोगियों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार है। रोगी द्वारा हॉस्पिटल में आने के संबंध में सभी आवश्यक कागजात भेजे जाने पर माधवबाग हॉस्पिटल द्वारा उसे ट्रैवलिंग पास भेजे जाएंगे, जिससे वे बिना किसी अड़चन के हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। उनके हॉस्पिटल पहुंचने पर उनकी आवश्यक जांच की जाएगी और फिर उन्हें उपचारों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। माधवबाग हॉस्पिटल का हर एक कर्मचारी कोरोना के प्रादुर्भाव से स्वयं को मुक्त रखने हेतु हर प्रकार की सावधानी बरतता है। स्वयं के तथा आने वाले सभी रोगियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी बातों का ख्याल रखता है। रिसेप्शन, जांच, पंचकर्म, खान पान, ऐसे सभी विभागों का निर्जंतुकीकरण समय समय पर किया जाता है। हमारे सभी कर्मचारियों को निजी रोग सुरक्षा एवं प्रतिबंध के विषय में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड आदि साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य है। आए हुए सभी रोगी तथा उनके साथ आए व्यक्ति को सामाजिक अंतर तथा मास्क लगाने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच कक्ष, भोजन कक्ष जैसे स्थानों पर भीड़ न होने की खबरदारी ली जाती है। पंचकर्म के कारण स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगियों की भी रोग प्रतिबंधक शक्ति में वृद्धि होती है। ऐसा कई अनुसंधानों में पाया गया है। माधवबाग के उपचारों में पंचकर्म एक प्रमुख भाग होने के कारण ये उपचार सभी के लिए उपयुक्त सिद्ध होते हैं। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ाने के लिए गुणकारी आयुर्वेदिक दवाइयां और लो कैलोरी एवं लो कार्ब डाइट किट भी लाभदायक होते हैं। कोरोना संक्रमण के संकट में भी माधवबाग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारी अपनी तथा अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा का विचार न करते हुए आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आप भी कोरोना का डर भुलाकर हृदय रोग, मधुमेह के साथ युद्ध करने के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएं। माधवबाग हॉस्पिटल आपके साथ है। नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट NV शर्मा। आमतौर पर ये देखा गया कि छाती में दर्द होना या सांस फूलना या हार्ट अटैक जैसे लक्षण या तकलीफ महसूस होने पर हम हॉस्पिटल की ओर दौड़ लगा लेते हैं। वहाँ जाने पर हमें सलाह दी जाती है कि आपके हृदय में कुछ ब्लॉकेजेस है तथा आप अभी के अभी इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। मतलब हृदय के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए जो ऑपरेशन प्रोसेस है उसके लिए तैयार हो जाइए। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक ये तकलीफ होने लगी। फिर इसे दूर करने के लिए एकाएक सीधे ऑपरेशन की क्यों आवश्यकता आन पड़ी है। ऐसे कई सारे प्रश्न कई सारे लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं और उन्हें संभ्रमित करते हैं। अपने शरीर को किसी भी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे, इस उद्देश्य से ऐसे मरीज अन्य विकल्प खोजने लगते हैं। इन मरीजों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तथा उनकी सभी शंकाओं का निराकरण करने के लिए माधवबाग की बिना शल्य चिकित्सा किए SHS ट्रीटमेंट यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ट्रीटमेंट उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। इस विषय की उपयुक्त जानकारी के लिए आज हमने हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित किया है माधवबाग कोंडाली हॉस्पिटल की विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहल डोंगरे, जो माधवबाग हॉस्पिटल के मेडिकल हेड भी है खोपोली में। आइए चर्चा शुरू करते हैं
दर्शकों, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माधवबाग ने उनकी कॉपीराइट प्राप्त बिना शल्य क्रिया आयुर्वेदिक चिकित्सा की सहायता से आज तक हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल तथा मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रसित 10 लाख लोगों से भी अधिक मरीजों को उनकी बीमारी से मुक्त किया है और उन्हें एक आनंदमय जीवन का अनुभव प्रदान किया है। यदि आप अपनी बीमारियों और उससे जुड़ी तकलीफ़ों से मुक्त होना चाहते हो तो आज ही माधवबाग की विशेषज्ञों से संपर्क करें। आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है। नंबर है 02248930202। इस नंबर पर आप एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। मैडम, स्वागत है फिर एक बार आपका। डॉक्टर के कई बार ऐसा होता है कि मेरी छाती में दर्द होने से लोग हार्ट अटैक की आशंका से भयभीत हो जाते हैं। तो छाती में दर्द या हार्ट अटैक का ही लक्षण है, ये इसका कारण एसिडिटी भी तो हो सकता है, लेकिन या और कोई समस्या हो सकती है। तो ये कैसे जानें कि क्या ये जो दर्द है वो हार्ट के कारण है या एसिडिटी के कारण है या अन्य कारणों से हो सकता है? इसके लिए क्या कोई खास जांचें उपलब्ध है? ऐसे होता है, बहुत बार रुग्ण आते हैं, उनको सांस फूल रही है या फिर छाती में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द होकर पेट की तरफ जा रहा है, हाथ में आ रहा है, इस तरह का अंजाइना भी होता है। तो ये एसिडिटी रिलेटेड है कि सही में हार्ट का है, ये देखने के लिए कुछ जांचें की जाती है, जिसमें सबसे पहले तो ईसीजी किया जाता है। तो रेस्टिंग पोजीशन में जो ईसीजी है उसमें अगर कुछ तकलीफ, उसमें अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो डेफिनेटली ये हार्ट रिलेटेड ही है। अगर ऐसा है तो फिर उनके आगे की जांच की जाती है, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में ये होता है कि हृदय रुग्ण को उनके हृदय में सारी चेस्ट लीड लगा के स्ट्रेस टेस्ट पे थोड़ा सा वॉक किया जाता है या दौड़ाया जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर उनका ईसीजी सही रहता है या फिर उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है, जैसे कि छाती में भारीपन होना, चेस्ट पेन होना, अगर ये नहीं हो रहा है तभी भी उनका मेट्स वैल्यू कितना है ये पता चलता है, इस्चेमिक चेंजेस है क्या, ये भी सारी चीजें हमको पता चलती है। इसके आगे की जो जांच है, जिसको हम सीटी एंजियोग्राफी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं, तो ये जांच भी हम करके देखते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है ये जांच? ये होता है, जैसे कि एंजियोग्राफी हमको पता है, एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और सीटी एंजियोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें कुछ बड़ा सा गाइड वायर वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। रुग्णों को लिटाया जाता है एक टेबल पे और जो कैमरा होता है वो एक कुछ सेकंडों में 265 या 365 ऐसे इमेजेस लेते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उनके ब्लड वेसल का अंदर का डायमीटर कितना है या फिर जो वॉल्यूम है ब्लॉकेजेस का एक्चुअल वॉल्यूम कितना है, जो हमको मिलीमीटर क्यूब में पता चलता है। तो ये सारे टेस्ट हम करते हैं और उसके अनुसार फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। उसमें हम ये भी करते हैं कि उनके सारे रिस्क फैक्टर जान लेते हैं, जैसे बहुत सारे रुग्णों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या फिर उनका वजन ज़्यादा है, तो वो भी ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चालू की जाती है। और ये टोटल जो ट्रीटमेंट है वो करने से 90 डेज में हमारे जो रुग्ण हैं वो हार्ट डिसीज में से भी ठीक होते हैं, अंजाइना कम होता है, बाकी जो लक्षण उनको पहले दिन दिख रहे थे वो तो 7 दिन में ही कम होते हुए दिखाई देते हैं जी। 7 दिनों में उनका चेस्ट हैवीनेस या फिर चेस्ट पेन, ये सारी चीजें डेफिनेटली 110% कम हो ही जाती है। आने वाले 90 दिनों तक उनके ब्लॉकेजेस भी कम होना धीरे धीरे चालू होता है, वेट कम होता है, पेशेंट फ्रेशनेस महसूस करता है, शुगर कम होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, दवाइयाँ कम होना चालू होता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और हमारा रुग्ण 90 डेज में बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई ब्लॉकेज से ग्रसित पेशेंट को देखते हैं तो उस पेशेंट का एक अंदाज लग जाता है और प्राय डायबिटीज़ का ये, बीपी का ये, इसकी एक हिस्ट्री होती है। तो क्या इन तीनों बीमारियों का आपस में कोई संबंध होता है? जी, तीनों बीमारियों का आपस में संबंध है, क्योंकि ये सारे एक में से जुड़े हैं और ये इनको ही हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज है, बहुत सालों से डायबिटीज है या बहुत सालों से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कुछ दिनों बाद पता चलता है उनको हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो गया है या फिर अंजाइना हो रहा है, चेस्ट हैवीनेस हो रहा है, ब्लॉकेजेस तो आना पहले से ही चालू ही हो जाता है। तो ये एक में से जुड़े हुए हैं। ओबेसिटी तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज का पहला कारण है ही। तो अगर हम डायबिटीज का ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबको ठीक होना ही है, हार्ट डिसीज भी उसमें कवर हो जाता है। और एक डिसीज का ट्रीटमेंट चालू करना है या फिर दूसरे का चालू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे SHS जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण वाली जो चिकित्सा है उसमें ये सारा कवर हो जाता है। डिसीज के रिलेटेड उनका पंचकर्म किया जाता है, उनके मेडिसिन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। डिसीज रिलेटेड बहुत बार तो डायबिटीज का भी मेडिसिन दिया जाता है
ब्लॉकेजेस का मेडिसिन तो साथ साथ चालू ही रहता है। और फिर इन लोगों को हम योगा प्राणायाम मॉर्निंग एक्सरसाइज दे के उनके कैलोरीज वैल्यू को कैसे मेंटेन रखना है या फिर उनके डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उनको एजुकेट किया जाता है, ये डिसीज आपको क्यों हुआ है ये इनको बताया जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है, आप कैसे ठीक होने वाले हैं। ये जब उनको हम बताते हैं उस समय पेशेंट बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और खुद को ठीक होने में हेल्प करते हैं। जी, एक बहुत बड़ी बात है उनको एजुकेट कर देना, और एक बार उनको समझ में आ गई कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है तो आपको अच्छा कोऑपरेट करने लग जाएंगे। हम सब जानते हैं कि कोरोना की महामारी फैली हुई है। इसमें कोविड के पश्चात क्या डायबिटीज, उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से ग्रसित मरीजों में कोई कॉम्प्लिकेशंस निर्माण होते हुए पाए जा रहे हैं, और ऐसे मरीजों को माधवबाग से किस किस्म की सहायता प्राप्त होती है? ऐसे मरीजों को जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो माधवबाग में आकर एडमिट होते हैं। पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट भी माधवबाग में होता है। ऐसे सारे जो मरीज हैं जिनका कोविड का ट्रीटमेंट हुआ है वो उनको जो जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बार प्रिवेंशन के लिए भी लोग आते हैं। कोरोना से डरे हुए जो पेशेंट्स हैं उनको पता रहता है कि छोटी मोटी बातें अगर हो जाती है तो आगे चल के हमको भी कोरोना हो सकता है। तो लोगों में अभी थोड़ा सा अवेयरनेस आना चालू हुआ है। ऐसे मरीज हमारे पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो उनकी जांचें की जाती है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या ये डिटेक्ट होता है। अगर नहीं भी है प्रॉब्लम तो बहुत सारे रुग्ण का प्रिवेंशन के लिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें हमारा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण वो भी किया जाता है और उनका अवेयरनेस प्रोग्राम तो साथ ही साथ रहता ही है। और माधवबाग का पंचकर्मा, माधवबाग का जो मेडिसिन है वो भी उनको दिया जाता है। इस तरीके से हम उनको भी ठीक करते हैं। तो माधवबाग ने आज तक लाखों मरीजों को बिना ऑपरेशन के उपचारों द्वारा हृदय रोग के संकट से मुक्त किया है। आइए अब सुनते हैं एक ऐसे मरीज का मनोगत जिसे एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, किंतु बिना किसी ऑपरेशन के केवल माधवबाग के उपचारों द्वारा वह अब भी एक आनंदमय जीवन के अनुभूति ले रहा है। इससे पहले हम देख लेते हैं इस पेशेंट के वीडियो को और फिर आगे हम बढ़ते हैं। मेरा नाम दुर्गादास छोटेलाल नायक, रहना मोमिनपुरा नागपुर, उम्र 57 साल। मुझे 96 से शुगर और बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। मेरा शुगर हमेशा 300 के आसपास रहता था, बीपी 180। तो ऐसा मेरा इलाज चलते रहा। अचानक 2017 में मुझे अटैक आ गया, जो मुझे यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उन्होंने मुझे एंजियोग्राफी किया और एंजियोग्राफी करने के बाद में तुरंत मुझे ऑपरेशन करने की सलाह दी है। बोले आपका ओपन हार्ट करना पड़ेगा, आप बहुत सीरियस हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं अभी तो ऑपरेशन करा नहीं सकता, मुझे 15-20 दिन का मोहलत दिया जाए। तो वो बोले साहब बोले आप 10-15 दिन की क्या बात कर रहे हैं, आप तो 15 मिनट भी नहीं चल सकते, ऐसी आपकी कंडीशन है। फिर मेरे परिवार वालों को बुलाया गया, फिर उनसे बोला गया कि इनका इमरजेंसी है, ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनको एक 100% ब्लैकेज है, 2 90% ब्लैकेज है, ऐसा इनका 3 ब्लैकेज है। फिर दूसरे दिन ही हम लोग को माधवबाग का मालूम था। हमारे बहनों ने आज से 5 साल पहले इलाज करवा चुके थे, वो बढ़िया थे, तो उनका देख के फिर हम लोग माधवबाग गए। फिर उन्होंने मुझे 21 दिन का किट दिए और डेली मेरे से शाम को रिपोर्ट लेते थे वो कि वेट कितना कम हुआ, आज शुगर कितनी है, बीपी कितनी है। तो ऐसा करते 18-19 दिन मेरे निकले। उसके बाद उन्होंने मुझे माधवबाग बुलाया, वहाँ मुझे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में वहाँ 7 दिन रहा। 7 दिन में बिल्कुल बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया मैं वहाँ पर, और अभी करीब 2 साल करीब हो गया, एकदम फिट है। उसके बाद में फिर मुझे पीलिया हो गया था। पीलिया के बाद में मेरे लीवर में पानी भर गया था, वो भी माधवबाग से ही मेरा ठीक हुआ। और शुगर ही मेरा भी एकदम नॉर्मल रहता है, बीपी भी एकदम नॉर्मल रहता है। जिस समय मेरे अटैक आया था उस समय मेरा वजन 68 किलो था, अभी मेरा 50 किलो वजन है। अभी एक ज़िंदगी भगवान ने दिया, दूसरी ज़िंदगी मुझे माधवबाग से मिली। जी डॉक्टर साहिबा, मैं जानना चाहता किसी हार्ट पेशेंट को यदि कोई इमरजेंसी उत्पन्न हो जाए तो माधवबाग हॉस्पिटल में इस संबंध में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? माधवबाग हॉस्पिटल कोंढावी में हमारे जो सारे डॉक्टर्स हैं वो BLS ACLS ट्रेंड हुए हैं। उनका बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग हुआ रहता है जी। सारी इमरजेंसी सुविधाएं है। ICU है, ICU मतलब ICU में लगने वाली सारी इमरजेंसी ड्रग्स है, वेंटिलेटर है, बाईपैप मशीन है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती है। और सारी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे के स्टेबलाइज करके उसके बाद अगर चाहते हैं तो पेशेंट को हम बहुत बार हमारी कार्डियक एम्बुलेंस से दूसरे डॉक्टर के पास अगर शिफ्ट करना है तो वो भी हम करते हैं। फैसिलिटी है। जी, ये भी फैसिलिटी हमारे पास है। खुद डॉक्टर
दूसरे डॉक्टर से सलाह अगर लेना है या फिर उनको आगे के कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना है, जैसे बहुत बार HRCT नाम का टेस्ट उनमें ज़रूरी होता है, या फिर उनको कुछ एंजियोग्राफी करवाना है, ऐसी टेस्ट के लिए डॉक्टर खुद होके हमारी कार्डियक एम्बुलेंस में उनको वहां तक लेके जाते हैं। और ये सारा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ इस तरीके से होता चालू हुआ है। जी, तो आपका कहना है कि आपके जो हॉस्पिटल्स है वो वेल इक्विप्ड है जी। और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए पर्याप्त है वो। यस। मैं जानना चाहता हूँ कि सर जैसे ब्लॉकेज से ग्रसित मरीज यदि माँ बाबा की SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा करवाए तो उनके ब्लॉकेजेस कितनी मात्रा में और कैसे कम होती है, नंबर 1। और आप ऐसे मरीजों में उनके ब्लॉकेजेस कितनी मात्रा में कम हो चुके ये बात कब बताते हैं और किन जांचों द्वारा उन्हें आश्वस्त कराते हैं कि उनके पास अभी ब्लॉकेजेस की समस्या नहीं रही। जैसे कि मैंने अभी बताया कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम उनके ब्लॉकेजेस कम हुए हैं ये दिखा देते हैं। और उसके साथ साथ बाकी भी सिम्टम्स है, जैसे कि पेशेंट पहले दिन आए थे उस दिन उनको जो समस्याएं हो रही थी 7 दिनों में वो समस्याएं ठीक तो हो गई है, लेकिन आगे के 3 महीनों में वो समस्या 100% ठीक हो गई है। उनका चलने का टाइम बढ़ा है या फिर ज़्यादा किलोमीटर तक वो चल सकते हैं। जब पहले दिन हमारे पास रुग्ण आते हैं तो 100 मीटर से चलते हैं, ऐसे ही रुग्ण 3 महीने में 3 किलोमीटर तक का एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली योगा प्राणायाम कर रहे हैं। उनके वाइटल पैरामीटर्स की तरफ हमारा ध्यान रहता है। हर एक महीने में जो उनकी जांच होती है, जैसे स्ट्रेस टेस्ट वगैरह होता है या 2D को GLS नाम का एक टेस्ट माधवबाग में कोंढावी में होना अभी स्टार्ट किया है। ये क्या होता है इसमें GLS? GLS मीन्स ग्लोबल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें हमको ब्लॉकेजेस का भी पता चलता है और फिर इस्चेमिया का भी पता चलता है। इसमें मायोकार्डियम को होने वाला जो ब्लड फ्लो है, अगर पहले दिन रुग्ण आए थे उस दिन उनका 4.3% अगर रहा होगा तो जाने के दिन वो 5 समथिंग होता है, मतलब 7 डेज में वो 2 से GLS स्कोर उनका बढ़ता है और आने वाले 90 डेज में वो 3 to 4 से बढ़ा हुआ हमको दिखता है। जैसे कि कुछ इमेजेस हमने आपको दिखाई है, उसमें 6 जिनका GLS है वो आफ्टर 90 डेज 15 तक जाता है। 15 इज द नॉर्मल वैल्यू। 15 या 15 के ऊपर जिनका GLS स्कोर रहता है वो एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ साथ हार्ट का जो पंपिंग है वो तो बढ़ता ही है। हमारे जो 25% इजेक्शन फ्रैक्शन वाले जो रुग्ण है वो 45% तक जाते हुए तो हम देखते हैं। आइडियली कितना होना चाहिए इजेक्शन फ्रैक्शन? आइडियली रिजेक्शन फ्रैक्शन 50 एंड अबव रहता है, लेकिन जिस समय हार्ट अटैक हो जाता है तो जो भी हृदय की मांसपेशियां है वो थोड़ी सी कमजोर होने के कारण उनका पंपिंग कम होता हुआ दिखता है। जो 25% या 35% रहता है, बहुत बार तो हमारे पास 15% वाले रुग्ण भी आते हैं जो कि फेल्यूर की कंडीशन में है। ऐसे रुग्णों को भी हम 3 महीने में या 3 महीने के अंदर ही हम 45 तक का परसेंटेज उनका देखते हैं, जो कि इजेक्शन फ्रैक्शन है। काफी लंबी उछाल जी। और उसके साथ साथ उनका GLS का भी स्कोर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता है। साथ साथ उनके पैरामीटर्स तो अच्छे होते ही है। उनके जो रिस्क फैक्टर वाली सारी चीजें हैं वो कम होते हैं और एक 12 से 15 किलो तक उनका वेट भी कंट्रोल में आ जाता है, जो कि नॉर्मल BMI को ये लोग टच करते हैं। और इसी के चलते हुए फिर उनकी स्वस्थता का अनुभव होता है। मेडिसिन टेपरिंग होता है, उनकी दवाइयाँ बंद होना भी चालू होती है और बंद भी होती है। जी, आपने एक टर्म यूज किया SHS, तो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, तो ये एग्जैक्टली क्या कराया जाता है, कैसे होता है? संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण के अंतर्गत हम एक पंचकर्म जो है जिसमें स्नेहन में हम सेंट्रीपिटल ओलिएशन, जिसमें पैरों की तरफ से या हाथ की तरफ से हृदय की तरफ में ब्लड फ्लो बढ़ाया जाता है या फिर उस तरीके से स्नेहन किया जाता है। उसके बाद है स्वेदन, जिसमें एक स्वेदन पेटी रहती है, उसमें कुछ औषधि काढ़े डाल के उसका एक स्वेदन करवाया जाता है, भाप दी जाती है। रुग्ण को जब तक पसीना नहीं आता है उस समय तक उनको भाप दी जाती है। उसके बाद पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी बस्ती, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है, जिसमें औषधि द्रव्यों के जो काढ़े या तेल है वो गुदमार्ग से पेशेंट के अंदर डाले जाते हैं, जो कि 100 ml, बहुत बार 150 ओरल क्यों नहीं ml। दिया जाता मैडम? जी, ये ओरल इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि गुदमार्ग से देने वाले जो मेडिसिन है वो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारे सिस्टम में काम करते हैं या फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। ओरल मार्ग से जो मेडिसिन हम देते हैं उनका काम करने का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा है। इतना लंबा समय तक रुकने का टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये सारे हमारे क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं और हार्ट डिसीज के लोग रहते हैं। तो ये अर्जेंट ट्रीटमेंट हम इस माध्यम से करते हैं। बहुत बार विरेचन नाम की ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें कुछ ऐसे औषधि द्रव्य दिए जाते हैं जो अंतर्गत शोधन करते हैं।
पेशेंट को एक 2 to 3 टाइम्स वेग आता है या फिर उनको लूज मोशंस होती है, जिसके द्वारा उनका वात बढ़ा हुआ पित्त, बढ़ा हुआ कफ बाहर निकाला जाता है। और शिरोधारा, नस्य, ये सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप ब्लॉकेजेस के होने का पता एंजियोग्राफी या सीटी एंजियोग्राफी करवाने पर पता चलता है, तो इन दो प्रक्रियाओं में क्या फ़र्क है? इनमें से कौन सी जांच अधिक लाभदायक होती है और क्यों होती है? एंजियोग्राफी में जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एंजियोग्राफी ये इन्वेजिव प्रोसीजर, इसमें गाइड वायर डाला जाता है, जिसमें कभी कभी रुग्णों को थोड़ी सी तकलीफ होने की संभावना रहती है। सीटी एंजियोग्राफी में ऐसा गाइड वायर डालने की ज़रूरत नहीं, या फिर कट सेक्शन भी बहुत बार लेना पड़ता है, ऐसा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ कैमरा के माध्यम से कुछ इमेजेस ली जाती है और उसके भरोसे पे एक वॉल्यूम निकाला जाता है। और दूसरी बात यह है, एंजियोग्राफी में हमको थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन रहता है कि अभी तो 80% है, लेकिन दूसरी बार रिपोर्ट करके देखा तो वो बहुत बार 80% भी आ सकता है, कभी कभी 50% भी दिखाई देता है। मरीजों में थोड़ा सा डायलेमा रहता है कि ये मेरा पहला रिपोर्ट ऐसा था, आज मेरा रिपोर्ट ऐसा है। 1 महीने पहले मुझे 2 वेसल्स में ब्लॉकेजेस बताए थे, आज मुझे 3 वेसल्स में ब्लॉकेजेस बताए हैं, तो क्या ये सही है क्या? तब हम बताते हैं कि आप डायलेमा में न रहते हुए आप और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, वो कर लीजिए, जिसमें आपका ब्लड वेसल का डायमीटर भी पता चलता है, ब्लॉकेजेस का भी मिलीमीटर क्यूब में वॉल्यूम पता चलता है। अगर आज एक 165 मिलीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, 3 महीने में वो सिर्फ 53 हुआ है, ओनली 53। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गए हैं, और ये कम करने वाला तो हमारा रुग्ण खुद ही रहता है, क्योंकि हमने जो बताए हुए उनको जो रास्ते बताए हैं, जो ट्रीटमेंट या फिर जो फॉलो करने के लिए चीज़ें बताई है, वो उन्होंने ही फॉलो करने से उनका ये ब्लॉकेजेस कम होता है डेफिनेटली। जी जी, बहुत बढ़िया मैडम। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 2-3 बीमारियों से ग्रसित रहता है, मान के चलिए जैसे बीपी है, उसको मधुमेह है या मिश्रित बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों को क्या उनकी अलग अलग बीमारी के अनुसार से आहार दिया जाता है अलग अलग, या एक कंबाइंड आहार किट होता है आपका? तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप दर्शकों? जी, कंबाइंड आहार किट नहीं होता है। हर एक रुग्ण को उनके डिसीज के अनुसार डाइट दिया जाता है। डायबिटीज के रुग्ण है, डायबिटीज के लिए आके एडमिट हुए हैं, तो उनको प्रमेह डाइट किट दिया जाता है, उसकी कैलोरी वाली और उसका बाकी सब थोड़ा सा अलग होता है। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए आके एडमिट होते हैं, तो उनके लिए GoBP नाम का डाइट बॉक्स है। ब्लॉकेजेस के लिए रिवर्स डाइट बॉक्स है, और स्वस्थ रुग्णों के लिए या फिर ओबेसिटी वाले रुग्णों के लिए स्वस्थम डाइट बॉक्स भी हमारे पास है। जी, लेकिन मेरा सवाल है कि एक ही व्यक्ति में ये सब है, डायबिटीज अगर एक ही व्यक्ति में ये है तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। बहुत बार ऐसे होता है कि डायबिटीज डाइट से कंट्रोल हो जाएगा, तो उसमें हमको उसको रिवर्स डाइट बॉक्स देने से ये ठीक हो जाता है। बहुत रुग्णों में सिर्फ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से या फिर वो पहले जो उनका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ था उसको ठीक करने से, बहुत रुग्णों को ऐसे पता चलता है कि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो उसमें अगर हम उनका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अगर स्ट्रेस लेवल को मैं योगा प्राणायाम से सही कर सकती हूँ, तो उसमें ही उनको रिलीफ आना चालू हो जाता है। शुगर कंट्रोल में अगर आ रहे हैं तो सिर्फ ब्लॉकेजेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक बार अगर ब्लॉकेजेस कम भी हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेजेस के लिए मैं जो डाइट देने वाली हूँ वो कैलोरी से वैसे भी कम है। अगर कम कैलोरीज का डाइट देती हूँ तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज को कम होना ही है। तो एक ही डाइट ये सारे कॉम्प्लिकेटेड डिसीज में भी काम करता है। बहुत बार रिवर्स डाइट किट हम ऐसे रुग्णों में देते हैं, जिससे उनके ब्लॉकेजेस कम होना, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कम होना भी दिखाई देता है। जी, जैसे हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या हो, यानी कि दवाइयाँ, डाइट, एक्सरसाइज या फिर ऑपरेशन, इन सब में मरीज का काफ़ी पैसा खर्च होता है। यदि ऐसे मरीज माधवा की SHS चिकित्सा करवाए तो क्या ये अतिरिक्त खर्च कम हो सकते हैं, ये सवाल है। हाँ, डेफिनेटली उनका खर्चा कम होता है, क्योंकि उनको जो एलोपैथी की दवाइयाँ चालू रहती है उससे उनका डिसीज सिर्फ कंट्रोल में रहता है। हम उनका डिसीज पूरा रिवर्स करते हैं, हम उनका डिसीज फिर से कंट्रोल में रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं रुग्ण मेरे पास आते हैं तब बताते हैं डायबिटीज 15 साल से है, आज भी 3 गोलियां खा रहे हैं, 20 यूनिट्स इंसुलिन भी ले रहे हैं, और आज का शुगर उनका 400 एंड अबव है। तो मैं उनको पूछती हूँ आपने 15 साल तक क्या किया है? 3 दवाई अगर आप खा रहे हैं, अगर आपका खर्चा देखा जाए तो 1 साल का 2 से 2.5 लाख तक खर्चा सिर्फ डायबिटीज की दवाइयों पे आपका हो रहा है। तो इतने दिनों के बाद भी आपका शुगर इतना है, मतलब आप
आपकी जो लाइफस्टाइल है वो उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है या फिर आपको किसी ने बताया नहीं है, तो हम उनको एजुकेट करना चालू कर देते हैं, हम उनको बताते हैं। और ऐसे जो रुग्ण हमारे साथ जुड़ जाते हैं 7 दिनों में ही हम उनका शुगर का लेवल कम कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो रही है। बहुत रुग्णों का 3 मेडिसिन भी इन बिटवीन द हॉस्पिटल स्टे कम होता हुआ दिखाई देता है। वो खुद ही उसका अनुभव करते हैं, इसमें कोई जादू नहीं है। वो खुद ही अपने सामने देखते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर अगर थ्रू आउट द डे व्यायाम करने में, चलने में, दौड़ने में अगर नॉर्मल है, सोने में, उठने में मेरा ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है, अगर मेरे शुगर का एक दिन में 3 बार चेक हो रहा है और वो सारे विद इन लिमिट्स है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है इंसुलिन लेने की। या फिर इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, टाइप 2 की मैं बात कर रही हूँ, तो उनका इंसुलिन धीरे धीरे बंद होता है, मेडिसिन कम होता है और उनका खर्चा भी धीरे धीरे कम होना चालू होता है। इसलिए डिसीज रिवर्स के साथ साथ उनका खर्चा कम होना और उसके साथ साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य या फिर उनका जो एक स्ट्रेस लेवल बन जाता है, फैमिली में एक स्ट्रेस आ जाता है। एक भी अगर उनका रुग्ण रहता है तो सारी फैमिली उनके पीछे स्ट्रेस में रहती है, परेशान रहती है, तो ऑटोमेटिकली उनका भी स्ट्रेस कम होता है या फिर आने वाले जो रुग्ण की संख्या है वो कम हो जाती है। बहुत बार देखते हैं हस्बैंड को कुछ हुआ है तो वाइफ भी स्ट्रेस में रहती है और वाइफ को भी डायबिटीज होना चालू हो जाता है एक्चुअली। तो ये सारा वहीं पे स्टॉप हो जाता है और इसीलिए और डिसीज उनका रिवर्स हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत खुशी का दिन रहता है उनके लिए। और ऐसे रुग्णों के लिए हम एक पेशेंट्स डे मनाते हैं, एक सोहरा का आयोजन किया जाता है जिसमें हमारे जो ऐसे रुग्ण हैं उनको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है, उनकी सारी फाइनल टेस्ट की जाती है, जैसे जीटीटी नाम का टेस्ट किया जाता है, या फिर ब्लॉकेजेस कम हो गए हैं तो सीटी एंजियो में वो पता ही चल रहा है, ब्लड प्रेशर तो कम हो ही गया है, वो तो दिख ही रहा है, मेडिसिन कम हो गई है। ऐसे रुग्णों के लिए वो एक आनंद वाला दिन रहता है। उस दिन हम उनको सर्टिफिकेट देके, गोल्ड मेडल देके उनका एक सत्कार भी करते हैं। तो उसमें सारी फैमिली उसमें बहुत खुश हो जाती है या फिर बहुत सारे लोग तो रोने लग जाते हैं क्योंकि उनको उस दिन बताया गया था कि आज शाम तक आप नहीं रह सकोगे, आज शाम तक आप रहेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएंगी। लेकिन ये रुग्ण मेरे पास 5-5 साल से अच्छे तरीके से उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, उनकी जिंदगी ठीक से चल रही है और ये डिसीज फ्री है। तो ये बात एसएचएस से हम साध्य करते हैं। आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे ऐसा कुछ जहाँ एक पेशेंट आपने ट्रीट किया और बाद में वो उसने जैसे आपने कहा खर्चे बहुत कम हो जाते हैं? यस, ऐसे हमारे एक रुग्ण है जिनका एक चाय का छोटा सा दुकान था, तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए जब वो आए थे, मुंबई से थे वो, उस समय उनको डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, टाइप 2 डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था और उनको ब्लॉकेजेस भी बहुत ज्यादा थे। उस समय उनके ब्लॉकेजेस का और डायबिटीज का हमने ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, फैमिली का बहुत अच्छे से कोऑपरेशन मिला, हमने जो बताया वही डाइट चालू किया। ये करते करते धीरे धीरे ऐसा हुआ, रुग्ण ठीक हो गए, डायबिटीज ठीक हो गया, डायबिटीज की टेस्ट नॉर्मल आ गए, जीटीटी नाम का टेस्ट नॉर्मल आया। उनके एलोपैथी के एक एटलीस्ट 15 सारी टोटल मिला के 15 मेडिसिन चल रही थी, वो सारी मेडिसिन उनके बंद हो गई। उनका ही कहना था, हमने जो केस हिस्ट्री लिया था उसमें उन्होंने बोला था कि 1-2.5 लाख का उनका मेडिसिन अप्रोक्सीमेट हो जाता है पूरे साल में। जब सिर्फ डायबिटीज को लेकर? जी, डायबिटीज और बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस के। डायबिटीज के तो एक रुग्ण को 1.5 लाख से ऊपर मेडिसिन रुपए उनका खर्च हो ही जाता है। ये रुग्ण का 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा बचना चालू हुआ था। उन्होंने वो सेविंग में डालने से 3 साल में उन्होंने खुद का एक मकान बनवा लिया था और रुग्ण ने खुद आके ही हमसे बोला कि डॉक्टर साहब, जो मेरा पैसा बचा था, जो मेरे बीमारियों पे खर्चा हो रहा था, वो मैंने बचाने से आज मेरा एक घर बन गया है। जी, प्रॉपर्टी बन गई है और उनकी खुशी द्विगुणित हो गई है, तो अलग बात है। और फैमिली भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है अभी। तो ये रुग्ण का बताया हुआ एक अनुभव है। बहुत ग्रेट। तो दर्शकों, माधोबाग में अनुसंधान द्वारा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की कॉपीराइट प्राप्त बिना शल्य चिकित्सा विकसित की गई है। आज तक 10 लाख से भी अधिक मरीजों ने इस चिकित्सा का प्रयोग कर सफलता पाई है। मरीजों को इस चिकित्सा का लाभ सटीक रूप से कैसे होता है, ये बात डॉक्टर साहब ने आज बताई आपको। आप यदि इस चिकित्सा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है और वो है 02248930202। ये नंबर पर अगर आप एक मिस्ड कॉल देते हैं तो माधोबाग की जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। इतना ही नहीं कि अगर आप ये बीपी या हार्ट या फिर बाद में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से ग्रसित है, आपको सिर्फ ये मिस्ड कॉल देनी है और माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली
में आपकी सही इलाज और सही तरीके से आपको समाधानपूर्वक इलाज किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप आए यहाँ पर और अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उम्मीद करता हूँ कि ये पेशेंट्स या दर्शक जो देख रहे हैं इसको, इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दर्शकों से निवेदन है कि आप जो मिस्ड कॉल करोगे वो रहेगा नंबर 022489300202 पर, और इससे आप कोंडाली हॉस्पिटल से जुड़ जाओगे और कोंडाली हॉस्पिटल की देखरेख में, किसानिध्य में आपका ट्रीटमेंट रहेगा और सफल होगा। खूपच सुंदर प्रश्न असा आहे हा की अँजिओप्लास्टी झाल्यानंतर सुद्धा परत त्याच्या छातीत का दुखलेलं आहे? तर उत्तर एकदम सिंपल आहे। हे उत्तर तुम्ही स्वतःसुद्धा शोधू शकता गुगलवरती जाऊन। जर नॉर्मली रीस्टिनोसिस, RESTENOSIS ह्या शब्दाला जर तुम्ही गुगलवरती शोधलं तर तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर कळेल। रिसर्चचं क्लिअर कट सर्वेक्षण असं आहे की अँजिओप्लास्टी जर 100 लोकांची झालेली असेल तर त्यातल्या 30% लोकांची रीस्टिनोसिस हे पहिल्या 48 तासात ते 6 महिन्यात होताना दिसून येतं। सो आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे की जेव्हा जेव्हा ज्याची अँजिओप्लास्टी झालेली असेल त्यातल्या 30% लोकांमध्ये रीस्टिनोसिस म्हणजे त्या स्टेंटमध्ये, जिथे ज्याची अँजिओप्लास्टी गेलेली करून त्याच्यात स्टेंट टाकलेलं होतं, त्या स्टेंटमध्ये परत ब्लॉकेज आतमध्ये निर्माण होऊ शकतात पहिल्या 48 तासातच। हे तुम्ही गुगलवरती जरी गेलात आणि रीस्टिनोसिस किंवा इन स्टेंट रीस्टिनोसिस म्हणून जर तुम्ही क्लिक केलं तरी तुम्हाला दिसू शकेल की सर्वेक्षण, बरेच रिसर्चेस असे म्हणतात की 30% लोकांमध्ये रीस्टिनोसिस होताना दिसून येतं आणि तेच मेजर कारण सौरभ गांगुलीमध्ये असण्याची शक्यता आहे। कारण का ईच अँड एव्हरी बॉडी कशी रिस्पॉन्ड करणार आहे त्या स्टेंटला ह्याच्यात वेगवेगळी तफावत दिसू शकते। पण इथे सोपी आयडिया आपल्याला नेहमी नीट समजून घ्यायची आहे की लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन, डायट आणि एक्सरसाइज ही आपल्यासाठी सर्वात चांगला एक टूल असणार आहे आपल्याला स्वतःला त्या हार्ट डिसीजपासून लांब ठेवण्यासाठी।